बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जाना चकज़ई। मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादिर। नाज़रीन, हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो बना दी है अफगानिस्तान में, और अब बाकायदा जो है वो ये हुकूमत वहाँ पर बन चुकी है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस हुकूमत की जो है वो आगे पॉलिसीज़ होगी, आगे का रद्द-ए-अमल क्या होगा, और कौन कौन से ममालिक जो है उनके साथ अफगानिस्तान अब तिजारत करने जा रहा है, या अब जो है वो वर्ल्ड बैंक और IMF जो है इनकी जितने भी ये दीगर इदारे हैं वो क्या जो है वो जितने इन्होंने अभी तक तालिबान के और अफगानिस्तान के जो अकाउंट्स हैं 9 मिलियन वो इन्होंने फ्रीज किए थे, तो क्या अब वो दोबारा से खोलेंगे या नहीं। इस तमाम तर सिचुएशन पर आज हम अपने प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। साथ ही साथ अमरीकी और पाकिस्तानी पॉलिसीज के हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, सीनियर एंकर पर्सन भी है, जाना चकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद है। उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी सना, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज हम अफगानिस्तान की जिस तरह इशारा भी किया सना ने, सूरत हाल को हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से वाक़यात हुए हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान में सिक्योरिटी से है। इस पूरे खित्ते में होने वाली जो सूरत हाल हमारे सामने बनने जा रही है उनसे बराह रास्त है, और बिलखसूस जो इस वक्त पूरे रीजन में एक बोनचान आया हुआ है उसका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। तो इस पे आप तफसील से गुफ्तगू करेंगे सना। अच्छा जाना चकज़ई साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि जो अभी बाकायदा हुकूमत बन चुकी है अफगानिस्तान के अंदर, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? पहली बात ये कि अब ये हुकूमत बन गई है, अब तालिबान एक हकीकत बन गए हैं। अफगानिस्तान अब तालिबान उनको लीड कर रहे हैं, लिहाजा एक रजीम, एक हुकूमत, एक इंतज़ामिया वजूद में आ चुकी है। अब मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ मफादात हैं और मुख्तलिफ जावियों से वो अफगानिस्तान की इस नई हुकूमत को देख रहे हैं। अब नई हुकूमत को हम उस वक्त टेक्निकली हुकूमत कहेंगे जब इसको डिप्लोमेटिकली रिकगनाइज किया जाएगा, लेकिन हकीकत में डिफेक्टो रियलिटी ये है कि वो अफगानिस्तान की रजीम है, इंतज़ामिया है और हुकूमत है, और जो भी मामलात अफगानिस्तान से करने होंगे वो तालिबान की हुकूमत के जरिए ही आपने करने हैं। लिहाजा तालिबान ने कोशिश की है पूरे काबिने में अपने जो तालिबान लीडरशिप है जिसमें मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं, मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, उनको अकोमोडेट किया गया है। और इसके साथ जो मल्टी एथनिक जो डिमांड किया जा रहा था उस पर भी इख्तलाफ हमें नज़र आया है। तालिबान का मकसद ये है कि मल्टी एथनिक से हमारा मुराद अफगानिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हम नुमाइंदगी दे रहे हैं, जिसमें बिलखसूस उज़्बेक, ताजिक और दूसरे ग्रुप्स हैं जो तालिबान से उनका कोई ताल्लुक बराह रास्त रहा है, वो इस कैबिनेट में शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और अफगानिस्तान और पूरे रीजन में जो माजी में हुकूमतें थी या सियासतदान थे या प्रॉक्सीज थे या वारलॉर्ड्स थे, उनको शामिल नहीं किया गया। उनका गिला ये है। अब तालिबान का मानना यह कि अगर हम उनको शामिल करें तो हम 20 साल से लड़ते आ रहे हैं जिन लोगों के खिलाफ, फिर जब हम मुज़ाकरात के लिए उस वक्त तैयार थे हम 30% पे राजी हो गए, हमारी बात नहीं मानी गई। हमने कहा कि चलिए हम 50% पे भी राजी हो गए थे जब हमने अफगानिस्तान में तकरीबन पूरे रूरल एरियाज पे कब्जा कर लिया था। फिर भी यही हुकूमत जो अशरफ गनी की थी उस वक्त, और यही प्रॉक्सीज जिसमें अहमद शाह मसूद की फैमिली शामिल है, रशीद दोस्तम और दूसरे लोग जो मुख्तलिफ ममालिक के प्रॉक्सी सियासी प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, वो तैयार नहीं थे तालिबान को अकोमोडेट करने का। इसलिए एक डेडलॉक आ गया था दोहा के बिलखसूस मुज़ाकरात में जो प्रोसेस हमारे सामने था। तो अब बात उधर से बहुत आगे निकल गई है। अब अफगानिस्तान में कोई और सियासी हकीकत या फौजी हकीकत नहीं है मां सिवाय तालिबान के। लिहाजा इस हकीकत को सामने रखते हुए तालिबान समझते हैं कि यह हमारा हक है कि हम हुकूमत बनाएं और हम मर्जी की तशरीह करें कि एथनिक नुमाइंदगी क्या होनी चाहिए। और इस बात में भी काफ़ी हद तक हकीकत है, लॉजिक है कि अगर तालिबान ने करज़ई को जगह दी, अगर तालिबान ने दोस्तम को जगह दी, अगर तालिबान ने अहमद शाह मसूद के बेटे को अकोमोडेट किया, तो खुद तालिबान के रैंक एंड फाइल में इख्तलाफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पिछले
20 सालों में खूनरेजी हुई है, फैमिलीज़ जो है वो मुतासर हुई हैं और तालिबान के बहुत से लोग शहीद हो गए और इन्हीं वारलॉर्ड्स और एक्स जो सियासतदान हैं उनके हाथों शहीद हुए हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब इस बात पे तो डेडलॉक है कि अफगानिस्तान की इस हुकूमत में जो अमेरिका चाहता था उन लोगों को नुमाइंदगी नहीं मिली, लेकिन तालिबान की अपनी तशरीह अपनी जगह पे बरकरार है और ये भी हकीकत है कि तालिबान की हुकूमत हमारे सामने आ गई है। हम उसको चाहे बुरा भला कहें, हम चाहे उसको अच्छा कहें, लेकिन मजबूरन दुनिया को उनको डील करना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर पॉलिसीज की बात करें तो हमने देखा कि भारत की तो जाहिर सी बात है, उनके तो हवाइयाँ ही जो हैं वो गुल हो गई हैं तमाम तर, और उनकी जो मीडिया है वो जिस तरह से चीख चिल्ला रही है तो वो चीख चिल्ला कर भी बहुत कुछ छुपाने की, वहाँ पर अपना डर जो है वो छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम पॉलिसी के बारे में बात करें तो ईरान, भारत और जो है वो अमेरिका, क्या अब उनकी पॉलिसीज होगी, किस तरह से जो है वो तालिबान की पहचान के हवाले से वो पॉलिसीज बनाएंगे? चलिए हिंदुस्तान से शुरू करते हैं। भारत इस वक्त वाकई बुखलाहट का शिकार है। पूरी वहाँ की सियासत, वहाँ की जो मीडिया है, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, वो इस वक्त अपने मुल्क को कोस रहे हैं, अपनी हुकूमत को कोस रहे हैं कि पिछले 20 साल में जो उन्होंने अफगानिस्तान में हासिल किया वो हवा में उड़ गया और अब उनके लिए रास्ते बंद हो गए। इन्होंने कोशिश की कि पंजशेर वैली में जो मुज़ाहिमत चल रही थी अहमद शाह मसूद के बेटे के जरिए उसको सपोर्ट करें और उनसे उम्मीद बांधे कि अफगानिस्तान में वो एक प्रॉक्सी के तौर पे इंडियन मोहरा साबित होंगे। वो भी खत्म हो गया। अब रह गया तालिबान। अब तालिबान के साथ उन्होंने मामला करना है, डील करना है। ये चाहे या ना चाहे, चाहे ये रोए या चाहे ये हंसे, तालिबान के साथ इन्हें इंगेजमेंट करना पड़ेगा। जो सियासी हुकूमत है उसकी मजबूरी ये है, जो फॉरेन ऑफिस है उनकी, जो इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की, उनको इस हवाले से कोई इबाम नहीं है कि तालिबान अब यहाँ पे बराजमा है, वो जाने वाले नहीं है। तो अगर अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी मामला है तो इन्हें तालिबान के साथ डील करना होगा, चाहे वो रशिया के जरिए तालिबान से बातचीत करे, चाहे वो कतार के जरिए करे, चाहे वो किसी और दोस्त मुल्क के जरिए तालिबान के साथ कम्युनिकेशन करे, इन्होंने करना है। दूसरी अहम बात यह कि इस वक्त वो समझते हैं कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में उनके एसेट्स अब महफूज नहीं है, उनके प्रॉक्सीज जो हैं वो निकल चुके हैं, इनके लिए कोई फुटहोल्ड नहीं है। इसलिए अब उन्होंने एक मीडिया वॉर, एक प्रोपेगेंडा, एक बयानिया, एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की है जिससे पाकिस्तान को एक मुल्जिम साबित करे, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मुदाखलतकार साबित करे और बिलखसूस जो पंजशेर में हुआ उसमें पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया जाए। लेकिन ये बयानिया झूठ की हद तक है। पूरी दुनिया को मालूम है कि तालिबान को पाकिस्तान की अस्करी इमदाद की जरूरत नहीं है। तालिबान अमेरिका जैसे अस्करी कुव्वत को शिकस्त दे बैठे हैं। उनके तमाम मिसाइल, तमाम असलहा, जहाज और उनकी फौजी महारत और उनके पैसों के सामने तालिबान जो है वो खड़े हो गए और फिर हमने देखा कि यही कुव्वत तालिबान के सामने ढेर हो गई। लिहाजा उन्हें जरूरत नहीं है कि एक वादी जिसका नाम पंजशेर है उसको फतह करने के लिए पाकिस्तान को उनकी जरूरत है, या पाकिस्तान के जहाज को उनकी जरूरत है, या पाकिस्तान के दूसरे यानी फौजी हेल्प की जरूरत है। लिहाजा इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो नहीं माना गया और जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की उसके भी खरीदार नहीं हुए। लेकिन बहरहाल अमेरिका, वेस्ट और इंडिया प्रोपेगेंडे की हद तक पाकिस्तान के खिलाफ है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार को वो शक की निगाह से देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से गैर मुतालिक नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुफादात अफगानिस्तान के साथ है, ये पूरा बॉर्डर है, हम इसको अमेरिका नहीं बेच सकते, हम इस बॉर्डर से निजात नहीं हासिल कर सकते, हम जो है वो यहाँ पे आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। अफगानिस्तान का हर दिन हमारे सिक्योरिटी के साथ मुंसलिक है, वहाँ पे जो वाक़यात होते हैं। लिहाजा हमें इस हवाले से अनअपोलोजेटिक होना चाहिए, हमें भरपूर इस प्रोपेगेंडे का काउंटर करना चाहिए। अच्छा सर, पंजशेर के हवाले से आपने अभी बात की तो मैं ये पंजशेर के हवाले से ही आपसे चाहूंगी कि पंजशेर पर जो है वो अब यूरोपीय यूनियन का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है या अमेरिका का इस पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? देखिए, पंजशेर जो अहमद शाह मसूद के बेटे थे वो बिलखसूस अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, इंडिया और काफ़ी हद तक ईरान की जो सियासी इस्टेब्लिशमेंट है या सियासी हुकूमत है उनको सपोर्ट हासिल था, वो उनके प्रॉक्सी थे और बिलखसूस
हमने पिछले हफ्तों में भी देखा कि CIA ने उनको यानी धमकी दी थी कि शायद उनको इस्तेमाल किया जा सकेगा। और जब हमने देखा कि पंजशेर की लड़ाई शुरू हो गई, उन्होंने डायरेक्ट अपील किया अमेरिका से, न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे अखबारों में आर्टिकल्स लिखे, OPD लिखी और कहा कि हमें असले की ज़रूरत है और पैसों की ज़रूरत है। लेकिन बाद में वो सपोर्ट, उनके पास तो पैसे भी थे, असलहा भी था, लेकिन मोटिवेशन नहीं था, मोराल उनकी जो फॉलोअर्स थे वो ख़त्म हो चुका था। और तालिबान के सामने इस वक्त जब उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा किया, लड़ाई उनकी बस की बात नहीं थी और वो 3 दिन में 4 दिन में पंजशेर छोड़ के भाग गए थे। अब जो पूरी दुनिया है जो तालिबान के खिलाफ है, जिसमें वेस्ट बिलखसूस और इंडिया, उनके लिए अब ये ऑप्शन नहीं रहा कि घोड़ा मैदान में रहे और तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करे। अब ये कोशिश करेंगे कि और घोड़े मैदान में दौड़ाए जिनका अभी तक इम्कान नजर नहीं आता, लेकिन ये कि ये बैठेंगे नहीं और ये कोशिश करेंगे कि तालिबान के खिलाफ न सिर्फ सिफारती महाज माशी एतबार से बल्कि एक प्रॉक्सी को भी नया खड़ा किया जाए ताकि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ एक नई जंग शुरू की जाए। अच्छा सर, अगर इस हुकूमत के हवाले से बात करें जो अभी रिसेंटली तालिबान ने बाकायदा अपनी जो है वो हुकूमत बना ली है, पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया, मेरा सवाल वही था आपसे कि सर क्या ये मुस्तकिल हुकूमत होगी और क्या ये जो है वो एक हम कह सकेंगे डेमोक्रेट हुकूमत होगी पूरी तरह से। मेरा आज भी यही सवाल है कि अभी बाकायदा काबीना तश्कील हो गई है, तो क्या देख रहे हैं आप कि क्या ये अब जो है वो बाद में भी इसी तरह की काबीना चलेगी या मजीद रद्दो बदल जिस तरह से तकरूरियां हो रही हैं वो इम्कान है? देखिए, काबीना में लाजमी बात है तब्दीली आ सकती है और ये एक इंटरिम सेटअप है जो एक नए सेटअप के लिए एक खला को फिल करने के लिए आया है। और पहली दफ़ा इन्होंने ये कोशिश की है कि एक तालिबान के अंदर एक बैलेंस और एक स्टेबिलिटी, एक इस्तेहकाम और हमारी एक होमोजेनिटी जो है तालिबान के अंदर सफ़ों में पैदा की जाए। लिहाजा ये मेरे ख्याल में ये बाद में जाके तालिबान अपने सफ़ों में और इसी तरह सियासी एतबार से भी शायद अपने ये फैसले जो है रिविजिट करें और बाकी दुनिया भी अपने मौक़िफ़ में नरमी लाए और कोई दरमियानी रास्ता निकाल सके इस वक्त जो चीज़ों पे इख्तलाफ है। दूसरी बात ये कि जमहूरियत, देखिए जमहूरियत एक डेफिनेशन है, एक डिक्शनरी का डेफिनेशन है और एक है अमली हकीकत। अफगानिस्तान में जमहूरियत कभी भी नहीं रहा। अफगानिस्तान में 2 हुकूमतें, करज़ई साहब और अशरफ गनी साहब की जो थी वो बैलेट बॉक्स के जरिए नहीं बल्कि रिगिंग के जरिए अमेरिका लाए थे। और भी जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट अफगानिस्तान का है वो अमेरिका से इम्पोर्ट किया गया था। अफगानिस्तान एक ट्राइबल फेडरेशन है, वो एक बफर जोग्राफी है, उसमें मुख्तलिफ रीजन्स और इलाके हैं जिसमें वॉरलॉर्ड सदियों से रहे हैं और ये ताकतवर वॉरलॉर्ड्स अपनी मर्जी के मुताबिक अपने लोगों को साथ लेके अपने मुफादात की बुनियाद पर सियासत करते आ रहे हैं। उनके लिए पार्लिमानी जमहूरियत या सदारती जमहूरियत ऐसी कोई चीज़ नहीं। आज आप अफगानिस्तान में मरकजियत को कमज़ोर करो, हर सूबा जो है वो किसी हमसाये को ज्वाइन कर लेगा। हर सूबे पे जो उनके 7-6 ममालिक हैं या 8 ममालिक हैं, अगर आप रशिया को भी शामिल करें, वो जाके उनके गोद में बैठ जाएंगे और उनकी ज़ेर असर आ जाएंगे। तो एक मजबूत हुकूमत अफगानिस्तान की मजबूरी है। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूं कि अगर टोटलिटेरियन रिजीम की कोई तारीफ है जिसमें हमने नाजी हुकूमत शामिल करते हैं, मुसोलिनी, हिटलर की हुकूमत शामिल करते हैं, तो तालिबान की हुकूमत टोटलिटेरियन नहीं होगी। अभी आपने देखा पिछली 90s के मुकाबले में इन्होंने काफ़ी मॉडरेट अपना मौक़िफ़ किया है। औरतों को उन्होंने तालीम हासिल करने की आज़ादी दी है। पहली दफ़ा ये हुआ है। इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए जो है वो इक़दाम अब शुरू कर दिए हैं। रही ये बात कि क्या औरत वहाँ पे काम करेगी, हेल्थ सेक्टर पे ऑलरेडी काम शुरू हुआ है। बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके लिए भी उन्होंने वादा किया कि जैसे माहौल को हम एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे, ख़वातीन बाकी सेक्टर्स में भी आएंगी। लेकिन अगर मयार मगरब का है, मगरब तो अपने मयार के मुताबिक अफगानिस्तान में ख़वातीन की आज़ादी का कायल रहा है। और हम अभी सबको मालूम है कि वाशिंगटन ने जो अमेरिकन एम्बेसी है काबुल में, उन्होंने गे और लेस्बियन परेड्स करवाए। तो अफगानिस्तान की सोसाइटी को ना हम मगरब की सोसाइटी से ताबीर कर सकते हैं, ना अमेरिका और यूरोप की वो वैल्यूज़ को इधर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ना यहाँ पे इतनी सख्ती कर सकते हैं कि जो अर्बन इलाके हैं वो जो है वो बगावत पे आए। और इसी तरह अर्बन जो इलीट है, जो 1% इलीट है, जो
90% अर्बनाइज फेमिनिस्ट इलीट या आबादी है, उनका अपना एक विजन है औरत की आज़ादी के बारे में। उनका भी हक नहीं है कि जो 70% आबादी रूरल, विलेज, टाउन, उन इलाकों में ख़वातीन के बारे में जो रवैया है, जो ट्राइबल है, फ्यूडल है, एक सोशल हकीकत है, उसके बारे में भी उन्हें जो है एक अकोमोडेशन करनी है। तो दो एक्सट्रीम के दरमियान एक दरमियानी रास्ता तालिबान और इसी तरह मगरब की ज़रूरत है। लेकिन अगर मगरब कहे कि यहाँ पे ख़वातीन की जो तस्वुर मगरब में है वो यहाँ पे हो, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है सर, वुमेन्स राइट के हवाले से जो है ब्रेक पर जाने के बाद हम बाकायदा तफसील से बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए, देखते रहिए लाइव विद जान अचकज़ई। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम लाइव विद जान अचकज़ई। और हम जो है वो ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो अब अफगानिस्तान में वुमेंस भी जो है वो हमें नज़र आ रही हैं, और जिस तरह तालिबान ने ये वादा किया था कि तमाम तर ख़वातीन जो है उनकी तालीम पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, वही हमने देखा कि अफगानिस्तान में बाकायदा जो है वो तालीमी निज़ाम बहाल हो गया, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो खुल गई हैं, और जिस तरह वहाँ पर तालीमी निज़ाम हो रहा है वो भी हमने देखा है। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि तालिबान ने जो है वो कहीं ना कहीं अपना, या ये भी कह सकते हैं कि नया वेरिएंट एक जो है वो तालिबान में अब हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये किस हद तक जो है वो बरकरार रहता है या किस हद तक नहीं रहता है, फ्यूचर में हमें ये भी जो है वो देखना पड़ेगा। वेलकम करूंगी एक बार फिर मैं लाइव जो है जान अचकज़ई साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनको एक बार फिर वेलकम करते हैं। सर, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमने ये तो देखा एक नया वेरिएंट हम कह सकते हैं तालिबान का अभी हमें जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि तालिबान के अंदर जो ये बदलाव आया है, या वुमेन्स पर जो खास तौर पर वो कह रहे हैं कि वुमेन्स को आज़ादी होगी, और साथ ही साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि आज़ादी भी जो होगी वो तमाम तर मजहबी तकाज़ों को देखते हुए होगी, तो सर ये आप बदलाव किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि तालिबान आज के तालिबान 90s के तालिबान नहीं है। इन्होंने जिस तरह आपने इशारा किया प्रिंसिपली ख़वातीन को तालीम की इजाज़त दी है, जो मगरब का मुतालबा रहा है, जो तमाम अफ़गानों का मुतालबा रहा है, जो एक बुनियादी कंसर्न था कि ये यूनिवर्सिटी में ख़वातीन पे पाबंदी लगा दी, लेकिन वो नहीं हुआ। यूनिवर्सिटीज़ में पूरे अफगानिस्तान में आपको मालूम है ख़वातीन की बहुत बड़ी आबादी। सर पाबंदी अभी भी बरकरार है। अच्छा, खेल देखिए वो एक कल्चरल इशूज़ में आ जाता है, लाजमी बात है, उनकी एक सेंसिटिविटी है, उस पर दो राय हो सकती है, डिबेट हो सकता है। अफगानिस्तान 70% एक रूरल आबादी है जहाँ पे लोगों की एक सेंसिटिविटी है कि किस तरीके, किस हद तक औरत को जो है वो खेल में पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। अब ये एक ऐसा डिबेट है जिसमें देखिए पहली बात ये कि हम अफगानिस्तान को किस इमेज में बनाना चाहते हैं। अगर मयार मगरब का है तो मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। 20 साल में उन्होंने कोशिश की कि अमेरिका के जो अक़दार वैल्यूज़ हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, वो अफगानिस्तान पे इम्पोज करें, लेकिन वो नहीं हुए, नाकाम हो गए। अब आपने तालिबान को मौका देना है। अब अगर तालिबान को आप इंगेज करेंगे, उनके साथ डिप्लोमेटिक कोई रास्ता निकालेंगे, तो तालिबान के लिए एक इंसेंटिव है कि जो आपके मुतालबात है उसको किसी हद तक अकोमोडेट करे, जो बाकी रीजन के मुतालबात है उसको उस पर अमल पैरा हों। लेकिन अगर पॉलिसी अमेरिका की, वेस्ट की, मगरब की और उस पूरे खिते की तालिबान को आइसोलेट करने का है, तालिबान से डिसएंगेजमेंट का है, तालिबान से बातचीत ना करने का है, तो फिर तालिबान को कोई फ़ायदा नहीं है कि वो जो है वो मॉडरेट पॉलिसियाँ अडॉप्ट करें, वो आपके मुतालबात माने। एक ऐसा फेज आएगा कि तालिबान थक जाएंगे कि हम जो भी करेंगे हम उल्टा लटक जाएं, फिर भी हम आपको मुतमईन नहीं कर सकते। और ईरान एक मिसाल हमारे सामने है। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात पिछले 40 साल से तकरीबन ख़राब हैं, और ईरान को लग रहा है कि ये जो भी पॉलिसी इख्तियार करेगा अमेरिका ना मानू के पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा, क्योंकि ईरान की जो खारजा पॉलिसी है वो इसराइल की खारजा पॉलिसी और उनकी सिक्योरिटी से मुंसलिक है। लिहाजा इसराइल अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का पहला यानी प्रायोरिटी है, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि इसराइल को किसी तरह खफा करे, उनको नाराज करे। अब यहाँ पे भी अगर तालिबान के साथ उनका रवैया यही रहता है कि उनको आइसोलेशन की पॉलिसी के तहत ही ट्रीट करना है और आगे जाके उनके लिए मसाइल पैदा करने हैं, तो
तालिबान जो है वो शायद उनके लिए ये फ़ायदे में ये समझें कि वो हमारे लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई फ़ायदा हमें नहीं पहुंचेगा, लिहाजा हम जो भी करना चाहेंगे, जो हार्ड लाइन तालिबान का रहा है या जो हार्ड लाइनर्स हैं वो अनासिर, वो फिर तालिबान के जो मॉडरेट है उन पे काबू पा लेंगे और हम एक नए लहर देखेंगे एक्सट्रीमिज्म की तरफ अफगानिस्तान में। अच्छा सर, क्या देख रहे हैं फिर आपके ये जो ईरान का रवैया है वो बदल सकता है तालिबान के लिए या नहीं? देखिए, ईरान को तो ये तवक्को थी कि शायद तालिबान उनके प्रॉक्सीज को अकोमोडेट करें। दो किस्म के प्रॉक्सीज हैं ईरान के। एक तो शिया कम्युनिटी अफगानिस्तान में है, वो चाहते हैं कि शिया कम्युनिटी की मुफादात को एब्सोल्युटली गारंटी किया जाए। दूसरी बात ये कि वो अहमद शाह मसूद पे भी उनकी सियासी हुकूमत की सरमायागुजारी है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जो ईरान की जो IRGC है, जो रिपब्लिकन गार्ड है बेसिकली, वो उनके जो प्रॉक्सीज है वो शिया कम्युनिटी में है। इसी तरह उन्होंने मलेशिया बनाए हुए वहाँ पे। वो चाहते हैं कि इस जो कोर उनका इंटरेस्ट है वो महफूज हो, लेकिन जो सियासी हुकूमत है वो उनकी सियासी प्रॉक्सीज भी हैं। अहमद शाह मसूद का बेटा उनका सियासी प्रॉक्सी था, उनको उम्मीद थी कि ये जो है वो उनके लिए के मुफादात को आगे ले जाएगा और अफगानिस्तान में हुकूमत का हिस्सा बनेगा, लिहाजा उनका रिएक्शन बड़ा नेगेटिव आया। उन्होंने पाकिस्तान पे बराह रास्त तंकीद की कि ईरान ने बराह रास्त पाकिस्तान पे तंकीद की कि पंजशेर के शिकस्त में, अहमद शाह मसूद के बेटे की शिकस्त में पाकिस्तान का हाथ है और उन्होंने जो इंडिया का प्रोपेगेंडा था उसको आगे बढ़ाया। लेकिन ये रिएक्शन जो है मेरे ख्याल में टेम्परेरी है। ईरान की मजबूरी है कि तालिबान के साथ वो मामलात करें। तालिबान अब भी प्रैक्टिकली तालिबान ईरान के साथ बहुत नज़दीक हैं। कतर जो है वो ईरान का दोस्त है। इसी तरह जो ईरान का बॉर्डर रीजन है उसकी सिक्योरिटी सिर्फ तालिबान ही मुमकिन बना सकते हैं। तालिबान ही जो पानी के 2 डैम्स हैं, जो ईरान के जो का बुनियादी एक मकसद है कि वो डैम का पानी उन्हें मिलता रहे। अभी रिसेंटली तालिबान ने वो पानी भी ईरान को दिया था, जिससे उनका जो बेल्ट है सीस्तान बलोचिस्तान या जो जहाँ पे खुशहाली है उन्हें पानी मुयसर आया, जबकि माजी की हुकूमतों ने पानी ईरान पे जो है वो जो डैम्स थे वो क्लोज किए और पानी जो का सिलसिला रुक गया था। लिहाजा ईरान के लिए एक बहुत ही नेशनल एक माहौलियाती प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, बेरोजगारी आई और ईरान के वो खिते जहाँ पे पानी का इन्हिसार अफगानिस्तान की पानी पे है वहाँ पे जो है एक रिएक्शन आया। लिहाजा ईरान को जो सूट करता है इकोनॉमिकली भी, इन्वायरमेंटली, वो तालिबान की हुकूमत है। लेकिन ये तालिबान पे अपना प्रेशर डालने के लिए एक लेवरेज रखेंगे, उनके को ये पैगाम भी देंगे कि हम आपके साथ भी हैं लेकिन साथ भी नहीं है, अगर आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। लिहाजा जिस तरीके से हर हुकूमत की गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी है, जब आप किसी हुकूमत से मराहत या कंसेशन लेने की कोशिश करते हैं, यही ईरान की पॉलिसी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इस हद तक जाएंगे कि ईरान के खिलाफ जो है कोई मुसल्लह कार्रवाई इस नियर फ्यूचर में शुरू करें। सर, आपने ईरान के हवाले से बात की, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि खबरें ये भी आ रही है कि पाकिस्तान और चीन और अफगानिस्तान मिलकर जो है वो नई हिकमत अमली बनाई जा रही है या बनाए जाने का इम्कान है, तो सर इन खबरों में कितनी सदाकत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि चाइना अपनी पॉलिसी में बहुत ही वाजे है, उनकी पॉलिसी कंसिस्टेंट है। उन्होंने तालिबान को अभी जो नई हुकूमत बनी है उसको वेलकम किया है और तकरीबन तालिबान की हुकूमत को अगर फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं किया तो उनको हाफ रिकग्निशन दी है। वो तालिबान के साथ डील करना चाहते हैं। 2 खोर उनके इंटरेस्ट हैं, जो दहशतगर्दी के हवाले से तालिबान ने जो वादा किया था वो चाहते हैं कि तालिबान डिलीवर करे ताकि उनकी सिक्योरिटी पे कोई यानी उन पर कोई असर ना आए। दूसरी बात उनके माशी इंटरेस्ट हैं, जो इकोनॉमिक रोड वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, वो कनेक्टिविटी का जो ख्वाब है अफगानिस्तान के जरिए चाइना मुकम्मल करना चाहता है। अफगानिस्तान में जो मिनरल्स है उन तक चाइना अपनी एक्सेस को यकीनी बनाना चाहता है। तो चाइना की क्लियरिटी बड़ी वाज़ेह है। बाकी उनको मसला नहीं है वुमेन राइट्स से, जो मगरब वेपनाइज करना चाहता है उनको इशू नहीं है इंक्लूसिव गवर्नमेंट या कितनी ब्रॉड बेस्ड है ये हुकूमत, इन इशू से उनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अभी तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कन्फ्यूजन है। हम आज भी वही पुरानी बातें कर रहे हैं जब तालिबान उस वक्त काबुल पे बराजमान नहीं थे, जब उनकी हुकूमत नहीं थी, कि जी हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है। ठीक है, हमारे फेवरेट, ये कौन सी बात है? फेवरेट का क्या मतलब है? एक रियलिटी सियासी और फौजी एतबार से तालिबान है और कोई नहीं है, जीरो, नन। कोई आपका दूसरा सियासी वहां पे ग्रो नहीं है जो इस वक्त उसकी कोई असर हो, कोई उनका इंपैक्ट हो। इसी तरह कोई अस्करी कुव्वत नहीं है। अब आपने तालिबान ही के साथ डील करनी है, आप इसको फेवरेट कहें या ना कहें, ये आपके सामने है। आपने इनको रिकग्नाइज करना है,
आपने उनको रिकग्नाइज नहीं करना है, आपने उनको हाफ रिकग्नाइज करना है। ये एक कंफ्यूज्ड नैरेटिव है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का। दूसरी अहम बात यह कि शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं समझता हूं कि इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से वेस्ट में उनका एक रिस्पेक्ट है, वो पाकिस्तान का फेस है, लेकिन अफगानिस्तान पे वो आइसोलेटेड है। तालिबान की वो भाषा, जबान, लैंग्वेज, उनकी कल्चरल उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यही हाल मुफा का है, और अभी तक उनके नई टीम नहीं बनाई जो तालिबान के साथ डील करे, जो उन्हीं की जबान में, उन्हीं के कल्चर को और उन्हीं के जिस तरह उठने बैठने का अंदाज है समझ पाए। लिहाजा एक इनका ये डायलेमा है। लिहाजा जो कोर उनकी कमजोरी है वो ये कि अब इन्होंने नई पॉलिसी जो है वो अभी तक माजी में रह रहे हैं कि जी तालिबान आ गए, अब उनके साथ रवैया क्या करना है। तो फॉरेन ऑफिस जो है वो बेसिकली यूं लगता है जैसे अमेरिका का फॉरेन ऑफिस हो, उन्हीं का बयानिया आगे लेके चलें। जो हमारे स्पेशल इन्वॉय थे अफगानिस्तान के लिए, वो भी ज़ुल्म खलीलजाद की तरह उनकी टीम का हिस्सा तालिबान समझते हैं, क्योंकि वो प्रेशर हम अमेरिका के बिहाफ पे तालिबान पे डाल रहे थे दोहा में। जो हमें अमेरिका कहता, हम कहता जी आप ये करें, आप वो करें। लिहाजा अब वो वक्त गुजर गया, हमें इस टीम को पूरी तरह अगर बदलना है तो नए लोगों को लाना पड़ेगा। आपकी फॉरेन ऑफिस जो है वो इरेलेवेंट हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान को, तालिबान को इंगेज नहीं कर सकते। वो मतलब सूट में जाके अंग्रेजी बोलते हैं जो तालिबान को समझ नहीं आती। लिहाजा एक नई टीम की जरूरत है जो तालिबान की इस पूरे यानी सिनारियो में उनके साथ हर लेवल पे, उनकी जो मिड लेवल क़यादत है, उनके मुख्तलिफ दड़े और फैक्शंस हैं, उनके साथ डायरेक्टली इंगेज करें ताकि उनको हम अपनी जो मैसेजिंग है वो कन्वे कर सके, ना कि उनको BBC से मिले, ना कि CNN से वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ लें, ना कि हमारी जो दूसरे फोरम्स हैं रीजन में उनसे पाकिस्तान के मौक़िफ़ का पता चले या सोशल मीडिया से चले। लिहाजा पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपडेट करना है अफगानिस्तान के हवाले से, अपनी जो टीम है उसको शेकअप करनी है। अगर ये हम नहीं करेंगे, सिर्फ यही कहेंगे जी तालिबान आ गए और ये जो है एंटी इंडियन गवर्नमेंट जो है अब वहाँ पे नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि अब हमें इस यूफोरिया की जो हमारी पोजीशन है उसे निकल आना है। लिहाजा इमीडिएटली हमें एक नए अफगानिस्तान जो तालिबान लीड कर रहे हैं उस हवाले से नई पॉलिसी, नई टीम और नए टॉकिंग पॉइंट्स हमें अडॉप्ट करने, ना कि वो अमेरिकन और वाशिंगटन और यूरोपियन लेंस से जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। लिहाजा हमने अब खेलना है और डुप्लिसिटस नहीं खेलना है कि हम उनको भी खुश करें और तालिबान को भी खुश करें। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अच्छा, लेकिन सर काबीना की जब तश्कील की बात आई और जब अफगानिस्तान में जो है वो एक हुकूमत बनी, उसकी काबीना बनी, उसको भी मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई। खबरें ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी तनकीद की गई और दूसरे ममालिक की तरफ से भी उस काबीना की जो तश्कील थी, काबीना के जो रहनुमा थे उनकी जब तकरूरियाँ की गई, उनके जब चुनाव किया गया उस पर तनकीद की गई। तो क्या चाह रहा था पाकिस्तान या दीगर ममालिक क्या चाह रहे थे उस काबीना से? देखिए, पहली बात यह कि पाकिस्तान जो भी चाह रहा था, हम मगरब के दबाव में थे। जो वो हमें कहते हैं, हम डायलॉग बिल्कुल हमने हर वक्त फैसिलिटेट किया, ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है पाकिस्तान की। लेकिन डायलॉग के नतीजे में वो तमाम बातें जो अमेरिका मनवाना चाहता था ज़बरदस्ती, हमने भी तालिबान पे जो है वो प्रेशर डाला। आखिर में उसका नतीजा ये हुआ कि तालिबान पे जो हमारा लेवरेज था वो बड़ा कमज़ोर पड़ गया। दुनिया का आज भी यही ख्याल है कि हमारा बहुत बड़ा लेवरेज है। वो समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हम यहाँ से ला रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि तालिबान पे हमारा लेवरेज उस वक्त तक था जब उनकी फैमिलीज यहाँ पे पाकिस्तान में थी, उनका हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स कोई थे या हमारा चैनल, कम्युनिकेशन चैनल था। जैसे उन्हें रियासत और हुकूमत मिल गई, फिर आप तालिबान को डिक्टेट नहीं कर सकते, अफगानों को आप डिक्टेशन नहीं दे सकते। फिर आपने इज्जत से उनसे बात करनी है, आपने उन लोगों को की विजदान को, ज़मीर को अपील करना है और हार्ट एंड माइंड को जीतने की पॉलिसी इख्तियार करनी है। अभी तक हमारे लोग जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये समझने से कासिर है कि तालिबान की जो हुकूमत है वो एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक, उनकी जो टीम है वो नहीं है, उनका तजर्बा नहीं है, वो एक जंगी ग्रुप है जो अभी गारों से, पहाड़ों से शहरों की तरफ आए हैं और उन्होंने दफ्तरों को इंटर हो गए ना, अब तो हुकूमत में इंटर हो गए है। इनको टाइम लगेगा कि एक डिप्लोमेसी की जबान वो समझ सके, जो कल्चर है वो समझ सके। अब हमें दो बातें, या वो हम वेट करें कि वो हमारी जो अंग्रेजी है उनको समझ आए, हमारी जो फॉरेन ऑफिस की जो टॉकिंग पॉइंट है वो समझ आए, या हम उनके लेवल तक जाएं और उनकी जबान और उसी के लेवल पे उन्हें समझाए कि क्यों हम अफगानिस्तान में हमारी सिक्योरिटी स्टेक पे है और किस तरह हम मिलके इस पूरे खिते में इसको अमन का गहवारा बना सकते हैं। देखिए, एक बात, अफगानिस्तान
दो बातें हमारे और मगरब के दुनिया के साथ मुश्तरक है। अफगानिस्तान जब तक तालिबान इंटरनली फोकस्ड हैं, यानी वो अपने मसाइल हल करने में लगे हुए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब तक अफगानिस्तान बैरूनी दुनिया के लिए, रीजन के लिए, इंटरनेशनल दुनिया के लिए थ्रेट नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। तो हमने तालिबान को उधर तक लाना है कि वो इन दोनों बातों पे एक फोकस रहे, इंटरनली फोकस रहे। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान वाकई थ्रेट ना बने, इसके लिए हमने अफगानिस्तान की मदद करनी है, ना कि उनको आइसोलेट करना है। बाकी जो बातें कि वो कितना इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वुमेन इश्यूज, ये एनजीओज के इश्यूज हैं, ये बाकी रीजन के जो प्रॉक्सीज यहाँ पे अफगानिस्तान में क्रिएट करना चाहते हैं, उसके हद तक तो डिबेट में ठीक है। सर मदद तो हम भी कर रहे हैं ना सर, इमदादी जहाज तो हमारा वहां पर गया है और पहला इमदादी जहाज है जो कि अफगानिस्तान में पहुंचा है। आपको क्या लगता है कि अब जो जिस तरह पाकिस्तान ने बढ़ चढ़कर इमदादी जो है वो वहां पर मदद की अफगानिस्तान की, तो दूसरे ममालिक भी आ सकते हैं? देखिए, पहली बात ये कि ये कॉस्मेटिक मदद है। यूएई ने भी अपने जहाज भेजे हैं, हालांकि यूएई के ताल्लुकात तालिबान के साथ खराब है, सऊदी अरब ने भी भेजे, उनके ताल्लुकात खराब है, ईरान भी भेज रहा है, उनके भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो पाकिस्तान तो बराह रास्त अफगानिस्तान की सूरत हाल सर इस पर भी तनकीद की जा रही है, इस पर भी प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है के साथ मुंसलिक है। हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट डिक्टेट करती हैं कि हम अफगानिस्तान के बारे में रिलेवेंट रहें, कंसर्न रहें, डे टू डे 24/7 हम अपने जो पोजीशन है उसको अपडेट करते रहें और हम अपने मफादात को सिक्योर करें, न कि वाशिंगटन के मफादात को, न कि रीजन के मफादात को, न कि दूसरे ममालिक के। लिहाजा हमने दुनिया को लेके चलना है, लेकिन पहली तरजीह हमारी नेशनल सिक्योरिटी है जो अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक है। और वो अगर मैं बयान करूं, दो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, टीटीपी और जो बलोच सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट हैं, उनका जो है फ्यूचर हम किस तरह जीरो करें, अफगानिस्तान सेंचुरी ना बनाए, इस हवाले से हमें एक ही पॉलिसी चाहिए, इंगेजमेंट विद तालिबान, इंगेजमेंट विद तालिबान, इंगेजमेंट विद तालिबान। ठीक है सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। और एंगेजमेंट विद तालिबान जो है उसकी ये जो पॉलिसी है वो भी कितनी कामयाब रहती है, कितनी नहीं। हमारा जो है वो हमेशा कोशिश ये होती है कि हम आपको जो है वो ऑथेंटिक जो सिचुएशन अभी है अफगानिस्तान की है, जो पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी फैली हुई है, उसके हवाले से हम आपको बताते रहे। थैंक यू सो मच कि आपने आज का जो है वो प्रोग्राम देखा। अपनी जो है वो आप राय भी हमें दे सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी दे सकते हैं, हमारे यूट्यूब पेज पर भी आप जाकर जो है वो मजीद हम कौन कौन से इशूज आपके सामने लाए, आप हमें राय दे सकते हैं। अपने मेजबान सना कादिर को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।